गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बीटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी टेस्ट सीरीज 3 देखेंगे और लास्ट पॉलिटी टेस्ट है आपके लिए, तो आप सभी जल्दी से जुड़े। सभी लोग जल्दी से जुड़े, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग जुड़े, सभी लोग जुड़े। भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी टेस्ट सीरीज जो कि एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, पुलिस, दरोगा एंड अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग शामिल हुए। आप सभी लोग शामिल हुए, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग जुड़े और आज लास्ट पॉलिटी टेस्ट है। अगर आप पीछे की जो वीडियो फॉलो किए होंगे, आज का टेस्ट जो है वो 21 से लेकर 28 नंबर वीडियो तक है। तो आप सभी जल्दी से जुड़ें और अपने तैयारी का प्रदर्शन करें। यहाँ पे आप कितना पढ़े हैं, ये सारे क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि हम कितना तैयारी किए हैं और कितना तैयारी करने की ज़रूरत है, कितने मेहनत करने की और ज़रूरत है। तो सभी लोग जुड़े और काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने पॉलिटी के क्वेश्चन थे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप सभी हमेशा जब भी फुर्सत मिले पीछे की वीडियो रिकॉल करते रहें। इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी फायदा होगा और आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। तो सभी लोग समय से जुड़े, सभी लोग समय से जुड़े। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लेकर और हम लेकर आएंगे आज आपके लिए कुल 51 क्वेश्चन, जिसमें आपको 10 से 12 आर्टिकल भी होंगे। तो आप सभी अगर आर्टिकल पढ़े होंगे तो आपका आर्टिकल भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप सभी लोग जुड़े, सभी लोग जुड़े और अपने दोस्तों के पास लिंक शेयर कीजिए। आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास लिंक शेयर कीजिए, सभी लोगों को शामिल कीजिए, सभी लोग शेयर करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें, सभी लोग लाइक शेयर करें और सभी लोग जुड़े, समय से सभी लोग जुड़े। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी लोग रेडी हैं। अगर आप सभी रेडी हैं तो आपके लिए क्वेश्चन लाया जाए। आप सभी अगर रेडी हैं तो आपके लिए क्वेश्चन लेकर हम आते हैं। तो आ रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर, सभी लोग रेडी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले सभी लोग कलम कॉपी लेकर बैठे होंगे, उम्मीद करते हैं, क्योंकि पहले आपको बताया जा चुका है कि बगल में कलम कॉपी रखें और जितना क्वेश्चन आप बनाए सभी क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में आंसर करें। और जब आंसर सही हो जाए तो फिर आप सही का टिक करें, गलत हो तो फिर गलत का टिक करें। और लास्ट में जब क्लास समाप्त हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मेरा कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग रेडी होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है, सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन 1 नंबर 2, सेकंड है 3, थर्ड है 4 और नेक्स्ट है 1। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था किया गया है, आप सभी लोग आंसर करें। आप सभी लोग आंसर करें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग आंसर करें। इस सारा क्वेश्चन पीछे बताया जा चुका है। तो सभी लोग बताएं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था किया गया है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। तो 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था किया गया है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करें कि किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने मुख्यमंत्री, सेकंड है लेजिस्लेटिव असेंबली, नेक्स्ट है गवर्नर, उसके बाद है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है प्रायः किसकी सलाह पर, तो आप सभी इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन किसके सलाह पर लागू किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि उस राज्य के राज्यपाल के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो कि आर्टिकल 356 में इसका जिक्र किया गया है। तो ध्यान रखना है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। तो संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। तो सभी लोग आंसर करें, कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। ऑप्शन है 14 दिन, नेक्स्ट है 1 माह, उसके बाद है 3 माह, नेक्स्ट है 6 माह।
तो संसद द्वारा संकट काल यानी कि आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो सभी लोग आंसर करें कि कितने अवधि के अंतराल में अनुमोदन होना चाहिए संसद के द्वारा आपातकाल की। तो सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर करें। आर्टिकल 352 जो है वो ये अनुमोदन संसद इसको कितने दिन के अंदर करेगी? तो सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1 माह के अंदर। 1 माह के अंदर जो है इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन 1 माह के अंदर होना चाहिए। तो इस प्रकार इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन है 1 नंबर 5, सेकेंड है 4, थर्ड है 1, उसके बाद है कभी नहीं। तो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? सभी लोग आंसर करेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है वो आज तक कभी भी नहीं किया गया है, यानी कि आज तक वित्तीय आपात देश में कभी भी नहीं लगा है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो ध्यान रखेंगे कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कभी नहीं हुआ है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर आपके लिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो सभी लोग आंसर करेंगे कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने समय तक। ऑप्शन है आपका 1 वर्ष, सेकेंड है 2 वर्ष, थर्ड है आपका 6 माह, नेक्स्ट है आपका 3 वर्ष। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने समय तक? तो सभी लोग आंसर करेंगे। आप सभी लोग आंसर करेंगे कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 वर्ष, यानी कि राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 3 वर्ष लगाया जा सकता है, लेकिन 6-6 माह के अंतराल पे लगाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से मैक्सिमम राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, ध्यान रखना है। कैसा लग रहा है आप सभी को क्वेश्चन? कैसा लग रहा है क्वेश्चन? तो काफ़ी आसान लग रहा होगा अगर आप वीडियो को फॉलो किए होंगे। जो लोग क्लास पीछे फॉलो नहीं किए होंगे उनको तो टफ लगेगा, लेकिन जो लोग फॉलो किए होंगे उनको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और अगर इस तरह से आप करते हैं तो देखिएगा आपका जो है वो एग्जाम में पॉलिटी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इसलिए सभी लोग टेस्ट में शामिल हुए और अपने तैयारी का प्रदर्शन करें, अपने तैयारी को आके कि आप कितना अच्छा तैयारी किए हैं और कितना आपको और करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार आप सभी जरूर टेस्ट में शामिल हुए। आपके लिए काफ़ी मेहनत करके ये सारा कंटेंट लाया जाता है ताकि आप बेहतर कर सके। आपकी सफलता में ही मेरी सफलता छिपी है, तो आप सभी सफल हों ताकि मैं भी सफल हो सकूं। तो इस प्रकार आप सभी समय से जुड़े। कुछ लोग एंजॉय करते हैं, क्लास में जुड़ते नहीं, कुछ लोग अटेंडेंस लगाते हैं। तो इस प्रकार नहीं करें, आप सभी जो है सीरियस होकर पढ़ाई करें ताकि आप एग्जाम को क्रैक करें, अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। तो इस प्रकार सभी लोग तैयारी रहें। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसके सिफारिश पर होता है? तो केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किसके सिफारिश पर होती है? सभी लोग आंसर करेंगे। मतलब कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा यानी कि पैसों की बंटवारा किसकी सिफारिश पर होती है? ऑप्शन है आपका 1 नंबर वित्त मंत्रालय, सेकेंड है वित्त आयोग, नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद है नाबार्ड। तो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो सभी लोग आंसर करेंगे। आप सभी आंसर करेंगे कि किसकी सिफारिश पर जो है वो वित्त की बंटवारा होती है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वित्त आयोग। वित्त आयोग के सिफारिश पर जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा होता है। तो ध्यान रखेंगे इसका उल्लेख आर्टिकल 280 में किया गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 7 नंबर क्वेश्चन कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? आप सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन 1 नंबर नरेंद्र मोदी, नेक्स्ट है मोरारजी देसाई, नेक्स्ट है आपका अटल बिहारी वाजपेयी और नेक्स्ट है गुजराल। तो योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया। तो सभी लोग आंसर करें। आप सभी आंसर करें कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर करें।
तो ध्यान रखेंगे योजना आयोग का अंत नरेंद्र मोदी ने किया और इसके जगह पर नीति आयोग लाया 1 जनवरी 2015 को। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, सभी लोग को आंसर करना है। नीति आयोग जो कि योजना आयोग के स्थान पे आया है, तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन आपके सामने है। 1 नंबर राष्ट्रपति, सेकेंड है वित्त मंत्री, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति, उसके बाद है प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, सभी लोग आंसर करें। आप सभी आंसर करें कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ध्यान रखेंगे नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखना है, जबकि इसके उपाध्यक्ष अलग होते हैं। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी की अध्यक्षता कौन करता है। आप सभी लोग को आंसर करना है। एनडीसी की अध्यक्षता कौन करता है, सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन है भारत की योजना आयोग के अध्यक्ष, नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री, नेक्स्ट है भारत के वित्त सचिव, उसके बाद है भारत के उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें। आप सभी लोग यहाँ पर आपका उपाध्यक्ष कर लेंगे, ये अध्यक्ष की जगह पर आप उपाध्यक्ष कर लेंगे। यहाँ पर टाइपिंग में गलत हो गया है कि जो है अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष करेंगे और बाकी सब सही है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा, यहाँ अध्यक्ष के स्थान पर सिर्फ आप उपाध्यक्ष करेंगे। तो ध्यान रखें कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की अध्यक्षता जो है भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है, यानी कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है, यानी कि ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है। ऑप्शन है आपका 1 नंबर लेखपाल, नेक्स्ट है तहसीलदार, नेक्स्ट है राज्यपाल, उसके बाद है लोकपाल। तो ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है, सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है, इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर करें। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है, ध्यान रखें, लोकपाल, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय प्रतिमान है इसका लोकपाल। तो ध्यान रखेंगे ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है। हमारे देश के यानी कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन है 1 नंबर न्यायाधीश सुबोध राणा, नेक्स्ट ऑप्शन है न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, थर्ड है न्यायाधीश बालाकृष्णन और नेक्स्ट है न्यायाधीश एच.एस. दत्तू। तो हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है, सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखें कि हमारे देश के प्रथम लोकपाल जो है वो न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष हैं, यानी कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो हमारे देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष से, ध्यान रखना है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन है आपका वीडियो 21 से लेकर 28 तक है और आज पॉलिटी लास्ट टेस्ट है। तो सभी लोग अगर पीछे के टेस्ट दिए होंगे काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये भी टेस्ट आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप सभी अगर डेली क्लास को फॉलो किए होंगे तो आपका तैयारी बहुत अच्छा हो गया होगा और टेस्ट में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो इस प्रकार सभी लोग प्रदर्शन करें ताकि आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो और आप एग्जाम को क्रैक करें, आप अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करें। तो इसलिए सभी लोग सीरियस होकर पढ़ाई करते रहें। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 1 नंबर 1990, सेकेंड है 1991, थर्ड है 1992 और नेक्स्ट है 1993। तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी नंबर 1993।
तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति का अधिकार था कि जो है अध्यादेश जारी करके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लाए थे 1993 में। तो इस तरह से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जारी हुआ था 1993 में। तो इस प्रकार जो है वो 1993 में जो है वो आपको यह लागू किया गया। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होते हैं इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन 1 नंबर 3 वर्ष, नेक्स्ट है 4 वर्ष, नेक्स्ट है 5 वर्ष, उसके बाद है 6 वर्ष। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 3 वर्ष, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र निम्न में कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, सभी लोग आंसर करेंगे। कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन 1 नंबर मानवाधिकार आयोग, सेकेंड है राज्य वित्त आयोग, नेक्स्ट है आपका लोकसभा का सचिवालय, उसके बाद है केंद्र का वित्त आयोग। तो निम्न में कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, सभी लोग आंसर करें। कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मानवाधिकार आयोग, राज्य के वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय, केंद्र का वित्त आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग एक संविधानेतर संस्था है, न कि एक संवैधानिक संस्था है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, आप सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन है आपका 1 नंबर लोकसभा द्वारा, सेकेंड है प्रधानमंत्री द्वारा, नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा, उसके बाद है मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो सभी लोग आंसर करें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है। सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समय देते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्त किया जाता है कैसे। सभी लोग आंसर करें। देखिए, जो भी क्वेश्चन है आपके लिए, सारा क्वेश्चन जो है पीछे कराया हुआ है। ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है। अगर आप जो है वो सही से पीछे के क्लास फॉलो किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा। तो आप सभी जो है पीछे के क्लास फॉलो करके ही टेस्ट में शामिल हों। इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि सारा क्वेश्चन आसान है। अगर आप फॉलो करके नहीं आते हैं तो आपको सारा क्वेश्चन टफ लगेगा। इसलिए सभी लोग फॉलो करके आए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारा रास्ता है, तो सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन अभी हम जो है मार्च वीकली फर्स्ट डाले थे, उसमें एक क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, आप सभी पढ़े होंगे। लास्ट में हम बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं या फिर अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया है। उसमें किया गया है कि जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या फिर अन्य चुनाव आयुक्त हो, तो उनके नियुक्ति में जो है वो प्रधानमंत्री होंगे और लोकसभा में विरोधी दल के नेता होंगे। इसके अलावा जो है भारत के सीजेआई रहेंगे। तो इस आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव जो है वो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फैसला आई है। और ये सारा क्वेश्चन हम पीछे करा चुके हैं, आपको सारा क्वेश्चन बता चुके हैं वीकली फर्स्ट में। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप उसे एक बार देख लेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार अब उसमें जो है वो शामिल होंगे प्रधानमंत्री, उसके अलावा जो है वो ये लोकसभा में विरोधी दल के नेता और फिर सीजीआई, जो देश के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो शामिल होंगे। तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि
भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है क्या? ऑप्शन है मूल अधिकार, नेक्स्ट है नैसंगिक अधिकार, नेक्स्ट है आपका संवैधानिक अधिकार और नेक्स्ट है विधिक अधिकार। तो सभी लोग इसका आंसर करें कि भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार कैसा अधिकार है। सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है। तो आप सभी इसका आंसर करें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, विधिक अधिकार। यानी कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में कब? यानी कि नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में? तो सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन को जो है वो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी आसान है। बस आप थोड़ा समझकर क्वेश्चन को बनाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में कब? ऑप्शन है 1987, नेक्स्ट है 1988, नेक्स्ट है 1989 और नेक्स्ट है 1990। तो कब पहली बार प्रयोग किया गया? आप सभी ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1989 में, क्योंकि आप पढ़े थे कि 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष मताधिकार की आयु किया गया था। तो 9वीं लोकसभा में 1989 में पहली बार जो है वो आपका 18 वर्ष के लोग मत का प्रयोग किए थे। तो इस तरह से इसका आंसर सी नंबर हो गया। सीधे आपसे जो है वो संविधान संशोधन ना पूछ करके समय पूछ दिया कि कब जो है ये लोग पहली बार मतदान का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? कौन नेशनल वोटर्स डे है? सभी लोग आंसर करें। नेशनल वोटर्स डे है, ऑप्शन है 5 जून, नेक्स्ट है 1 नवंबर, नेक्स्ट है 25 जनवरी, उसके बाद है 8 मार्च। तो कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि निम्न में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है। तो ध्यान रखेंगे नेशनल वोटर्स डे जो है हर वर्ष 25 जनवरी को मनाई जाती है, यानी कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? तो ध्यान रखेंगे 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा। ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नेशनल वोटर डे 25 जनवरी, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? ये क्वेश्चन हम पीछे आपको कराए थे। आप सभी लोग इसका आंसर करें कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण कौन सा है? तो आप सभी आंसर करें। ऑप्शन 1 नंबर M1, सेकेंड है आपका Z1, नेक्स्ट है M3 और नेक्स्ट है Z3। तो सभी लोग आंसर करें कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है, कौन सा संस्करण है? सभी आंसर करें। आप सभी आंसर करें कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर M3, यानी कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो M3 संस्करण है, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ये आपका सी नंबर इसका ऑप्शन हो गया, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन 1 नंबर LK अडवाणी, सेकेंड है AV वाजपेयी, नेक्स्ट है SM जोशी, उसके बाद है सिकंदर बख्श। तो सभी आंसर करें कि बीजेपी के गठन के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आप सभी आंसर करें। आप सभी लोग आंसर करें कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि AV वाजपेयी जो है वो इसके पहले अध्यक्ष बने थे। आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो क्षेत्रीय दल कौन सा है? आप सभी को आंसर करना है। कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? ऑप्शन है आपका 1 नंबर कांग्रेस, नेक्स्ट है आपका भाजपा, नेक्स्ट है CPI, उसके बाद है अकाली दल।
तो निम्न में कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि निम्न में कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अकाली दल। यानी कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है एक अकाली दल है जो कि पंजाब में है, और बाकी के सभी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल अकाली दल है जो कि पंजाब की पार्टी है, और बाकी सब राष्ट्रीय पार्टी है। ध्यान रखना है किस विधि से कैसे कैसे क्या होता है, सारा क्वेश्चन आपको पीछे बताया गया है। कैसे राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा मिलती है, कैसे जो क्षेत्रीय पार्टी की दर्जा मिलती है, ये सारे क्वेश्चन को मैंने पीछे करा दिया था। आप सभी जो है ध्यान से इसे पीछे वाला वीडियो को देखेंगे ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए कि जो है किस प्रकार से, किस प्रक्रिया से कोई जो है पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बनती है, राष्ट्रीय पार्टी बनती है। तो इसलिए आप सभी पीछे के क्लास को फॉलो करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में जो है वो उसके संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है? किसका? तो संविधान संशोधन के। तो सभी लोग आंसर करें कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दिया गया है। आप सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका 348, नेक्स्ट है 358, नेक्स्ट है 368, नेक्स्ट है 378। तो आप सभी लोग आंसर करें कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इसके संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है। तो सभी लोग आंसर करें। ध्यान रखेंगे कि भारत के संविधान के आर्टिकल 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया है, ये ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन यानी कि अमेंडमेंट बिल विधेयक कब लाया गया था? यानी कि पहली बार संविधान संशोधन के लिए प्रथम संशोधन, संविधान में संशोधन के लिए प्रथम संशोधन यानी कि अमेंडमेंट बिल विधेयक कब लाया गया था? तो आप सभी को आंसर करना है। ऑप्शन एक नंबर 1950, नेक्स्ट है 1951, नेक्स्ट है 1955, नेक्स्ट है 1958। तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट बिल विधेयक कब लाया गया था? आप सभी आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि पहली बार अमेंडमेंट कब लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। आप सभी आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके लिए। सारा क्वेश्चन पीछे कराया गया है, आप सभी आंसर करें। क्वेश्चन का स्वरूप चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन वही रहता है, बस पूछने की पैटर्न बदल जाती है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आप सभी ध्यान से पढ़ें और आंसर करें, आराम से आंसर करें। और उसके बाद बगल में कॉपी कलम रखे होंगे, आप सभी जो है वो सही और गलत का टिक करते चले, ताकि लास्ट में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं क्लास समाप्त होने के बाद कि आप कितना सही किए और कितना गलत किए। तो ज़रूर आप सभी कमेंट करेंगे। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर बी नंबर होगा 1951, यानी कि भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक जो है 1951 में लाया गया था। यानी कि पहला संशोधन जो है वो 1951 में आया था, ये ध्यान रखना है। और इसी के तहत जो है ये 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, आपको पीछे बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा के अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन है 2002 से, सेकेंड है 2004 से, नेक्स्ट है 2008 से और नेक्स्ट है 2010 से। तो सभी लोग आंसर करेंगे कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष में लागू किया गया। तो आप सभी आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया। तो ध्यान रखेंगे कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जो है वो 2010 में लागू किया गया था, यानी कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 2010 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। सभी लोग आंसर करेंगे, जो कि 1985 में अमेंडमेंट हुआ था और उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तो उन्हीं के समय में 52वां अमेंडमेंट लाया गया था। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका दल बदल से, सेकेंड है आरक्षण से, नेक्स्ट है निर्वाचन से और नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? सभी लोग आंसर करें, आप सभी आंसर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 52वां संशोधन संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे कि संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? तो ये दल बदल से है। तो दल बदल ध्यान रखेंगे और इसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर दल बदल, ध्यान रखना है।
तो लगभग आधा क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ और आपका इतना ही क्वेश्चन है। तो आप सभी बने रहें, क्लास में बने रहें। अगर आप बीच से छोड़कर जाते हैं तो आपको लॉस होगा, बहुत लॉस होगा, आपको बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप सभी समय से जुड़े और समय से क्लास समाप्त होता है उसके बाद ही आप जाएं, नहीं तो आप बीच से फरार होते हैं तो आपको काफ़ी लॉस होगा। आप सभी सीरियस होकर पढ़ाई करें ताकि आप आने वाला एग्जाम में बेहतर कर सके, सभी लोग सीरियस हो जाएं। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका 26 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। निम्न में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। सभी लोग आंसर करें। संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है कौन सी भाषा, तो ध्यान रखें ऑप्शन है उर्दू, नेक्स्ट है नेपाली, नेक्स्ट है कोंकणी, नेक्स्ट है भोजपुरी। तो आप सभी आंसर करें कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। तो सभी लोग आंसर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आया भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पीछे हम बता भी चुके हैं। तो सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें तो ध्यान रखेंगे कि अभी 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा को दर्जा दिया गया है जिसमें भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है, बाकी के सब जो है वो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, यानी कि ये 22 भाषा के अंदर भोजपुरी नहीं आती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या क्या है। तो राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है, आप सभी आंसर करें। 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या क्या है। ऑप्शन है एक नंबर 22, सेकेंड है आपका 20, नेक्स्ट है आपका 18, उसके बाद है 17। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है, आप सभी आंसर करें। आप सभी लोग आंसर करें कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी लोग आंसर करें। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे अभी 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, तो कुल 22 भाषा इसके अंतर्गत आ जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है पंचायत। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, आप सभी को आंसर करना है। ऑप्शन है एक नंबर केंद्र सरकार, नेक्स्ट है राज्य सरकार, नेक्स्ट है जिला न्यायाधीश, नेक्स्ट है चुनाव आयोग। तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, आप सभी आंसर करेंगे। पंचायत चुनाव कौन करवाता है, इसका निर्णय कौन लेता है, इसका डिसीजन कौन लेता है, आप सभी को आंसर करना है। सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि पंचायत चुनाव का डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है। तो ध्यान रखें कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, यानी कि इसका आंसर बी नंबर होगा। पंचायत के चुनाव कराने हैं तो निर्णय राज्य सरकार लेती है, ना कि जो है केंद्र सरकार या चुनाव आयोग लेती है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था। तो आप सभी आंसर बताएंगे कि पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था। सभी लोग आंसर करें। कितने बार ये क्वेश्चन हो चुका है। ऑप्शन है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेक्स्ट है सरदार पटेल और नेक्स्ट है महात्मा गांधी। तो पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था, आप सभी आंसर करें। आप सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखें कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन जो है वो महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। तो इस प्रकार इसका आंसर डी नंबर होगा। इन्हीं का सुझाव था पंचायती राज नामांकन। तो ध्यान रखना इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि पंचायती राज की अनुशंसा के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, आप सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आपका एक नंबर ये बलवंत राय मेहता, नेक्स्ट है BR अम्बेडकर, नेक्स्ट है जस्टिस कृष्ण अय्यर और नेक्स्ट है जगजीवन राम। तो सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि जो है भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखेंगे कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष जो थे वो बलवंत राय मेहता थे, यानी कि इसका आंसर एक नंबर होगा। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए जो समिति बनी उसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर ही पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज की अनुशंसा की थी।
बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज की अनुशंसा की थी? आप सभी को आंसर करना है। ऑप्शन 1 नंबर द्विस्तरीय, नेक्स्ट है त्रिस्तरीय, नेक्स्ट है ग्राम स्तरीय और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज की अनुशंसा की थी? आप सभी आंसर करें। आप सभी लोग आंसर करें कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज की अनुशंसा की थी। तो सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज की अनुशंसा की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज की अनुशंसा की थी? ध्यान रखें, इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिस्तरीय, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ध्यान रखना है। तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, यानी कि वह राज्य जो सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था वह कौन था? आप सभी आंसर करें। ऑप्शन है 1 नंबर उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है आपका बिहार, नेक्स्ट है गुजरात, उसके बाद है राजस्थान। तो वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया, आप सभी आंसर करें। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था वह कौन सा राज्य है? सभी लोग आंसर करें। आप सभी आंसर करें कि वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया कौन था? सभी लोग आंसर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और कितनी बार ये क्वेश्चन बताया जा चुका है। आप सभी आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान रखें, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को जो है राजस्थान में स्वीकार किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वहां पर विधिवत पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रकार इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, राजस्थान के नागौर से इसको शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो अशोक मेहता समिति, अभी हम लोग बलवंत राय मेहता समिति देखे थे, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान का संस्तुति की थी? ऑप्शन है 1 स्तरीय, नेक्स्ट है द्विस्तरीय, नेक्स्ट है त्रिस्तरीय, उसके बाद है 4 स्तरीय। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान का संस्तुति की थी? आप सभी आंसर करें। आप सभी लोग आंसर करें कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। सभी लोग आंसर करें। आप सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो ध्यान रखेंगे कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए जो है वो द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था, जबकि बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किए थे। तो इस प्रकार इसका आंसर बी नंबर होगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करें कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है 26 जनवरी, नेक्स्ट है 21 अप्रैल, नेक्स्ट है 2 अक्टूबर और इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि जो है वो पंचायत दिवस कब मनाई जाती है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाई जाती है। आप सभी आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज की, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 24 अप्रैल होगा। ध्यान रखेंगे 24 अप्रैल इसका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ध्यान रखना है। 24 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाई जाती है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि आप पंचायत के सदस्य बनना चाहते हैं, पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? ऑप्शन है 25 वर्ष, नेक्स्ट है 30 वर्ष, नेक्स्ट है 21 वर्ष और नेक्स्ट है 18 वर्ष। तो पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? सभी लोग आंसर करें। पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? आप सभी आंसर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? आप सभी लोग आंसर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए। तो ध्यान रखेंगे कि पंचायती चुनाव के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष जरूरी है, यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा, ध्यान रखना है। तो पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, वोट देने के लिए 18 वर्ष। ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी लोग आंसर करेंगे। एक नंबर ऑप्शन है 1 वर्ष, एक नंबर ऑप्शन है 1 वर्ष, सेकेंड है 2 वर्ष, सेकेंड है 2 वर्ष, और थर्ड है आपका 3 वर्ष, और नेक्स्ट है आपका 5 वर्ष। तो सभी लोग आंसर करें कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी लोग आंसर करें। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे, जो नगर पालिका के हेड होते हैं वही मेयर होते हैं। तो मेयर या महापौर, इनकी कार्यकाल जो होते हैं वो 5 वर्ष होते हैं, यानी कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि मेयर का कार्यकाल जो होता है वो आपका 5 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? ऑप्शन है आपका जो है वो 6, नेक्स्ट है 7, नेक्स्ट है 8 और नेक्स्ट है 9A। तो सभी लोग आंसर करें कि संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है। आप सभी आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते रहें। अगर आप लाइव चैट में आंसर करते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने की आदत होगी और आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। इसलिए सभी लोग जुड़े और लाइव चैट में आंसर करें और उसके बाद अपने कॉपी में टिक करें कि आपका सही है या गलत है। उसके बाद मुझे बताएं ताकि मैं आप देख सकूं कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं और आपको कितना मेहनत करने की और ज़रूरत है। तो इस प्रकार सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को फॉलो करें और सारे वीडियो को पीछे फॉलो करें। आज आपका पॉलिटी का लास्ट टेस्ट है। इससे पहले पॉलिटी के 2 टेस्ट हम लिए थे और आज तीसरा टेस्ट है। तो इसलिए सभी लोग समय से जुड़े और अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहें। आपके लिए मैं काफ़ी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाता हूं ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सके। इसीलिए आप सभी समय से जुड़े और अपने तैयारी को बेहतर करें। बहाना ना बनाएं। अगर आप जो है वो बहाना बनाते हैं, टाइम पास करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप अपने लाइफ के साथ गेम खेल रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत अफसोस होगा। इसलिए सभी लोग सीरियस होकर पढ़ाई करें। पढ़ाई से जो है कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आप हर काम में कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए लेकिन पढ़ाई के साथ नहीं, क्योंकि यही एक है जो आपको सफल बना सकता है। यही आपका सफल बनाने का एक सबसे बड़ा जरिया पढ़ाई है। तो आप सभी पढ़ाई करते रहें और अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझदार हैं और बातों को समझेंगे और आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज से भी कोशिश करेंगे कि हम 100% अपना टाइम सही ढंग से यूटिलाइज करें तो आपको बेहतर आउटपुट मिलेगा और आप फ्यूचर में बेहतर करेंगे। लेकिन अगर आप समय का सही से उपयोग नहीं करेंगे तो समय आपके साथ गेम खेलेगा और आप सिर्फ फंस जाएंगे। आपके सामने सिर्फ अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आप सभी सीरियस होकर पढ़ाई करें, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 9A जो है वो संविधान में नगर पालिका से संबंधित है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगी? सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन है एक नंबर 1 माह, सेकेंड है 3 माह, नेक्स्ट है 6 माह और उसके बाद है 1 वर्ष। तो यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? सभी लोग आंसर करें। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर जो है वो, इसका आंसर पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो ध्यान रखेंगे 6 माह। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होना चाहिए। आप सभी को ध्यान रखना है 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए। तो इस प्रकार इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है। ऑप्शन है आपका असम, सेकेंड है केरल, थर्ड है नागालैंड और नेक्स्ट है त्रिपुरा। तो किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है। तो ध्यान से इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीपीएससी के द्वारा भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। एसएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इसलिए सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि पंचायती राज संस्था जो है वो आपका नागालैंड में नहीं है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन के आधार पर सी होगा, नागालैंड। ऐसे पूर्वोत्तर के 3 राज्य हैं जो कि मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में आपका पंचायती राज व्यवस्था नहीं है।
यानी कि पंचायती राज संस्था आपका जो है वो ये 3 राज्य में यानी कि केरल, नागालैंड और सॉरी आपका जो है मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में नहीं है और बाकी के सभी राज्य में हैं। तो ये पूर्वोत्तर के 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज संस्था नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, यानी कि ब्लॉक स्तर पर जो पंचायती राज संस्था है वो कौन सी समिति है, कैसी समिति है। ऑप्शन 1 नंबर परामर्शदात्री निकाय, नेक्स्ट है प्रशासनिक प्राधिकरण, नेक्स्ट है परामर्शी समिति और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है, आप सभी आंसर करें। आप सभी आंसर करें कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है। सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कैसी संस्था है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर बी नंबर होगा, प्रशासनिक प्राधिकरण। यानी कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और काफी बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी इसे जरूर ध्यान रखेंगे कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है वो परामर्शनिक प्राधिकरण है, प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो लगातार आपके लिए 10 जो है वो आर्टिकल है, आप सभी लोग आर्टिकल पढ़े होंगे। तो आर्टिकल से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं, तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि आपको पूरा आर्टिकल लगभग कराया गया है। तो आप सभी इसका आंसर ध्यान से करेंगे कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं जो है आर्टिकल के भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है। तो सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन है 312, नेक्स्ट है 315, नेक्स्ट है 317 और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो सभी लोग आंसर करें। आप सभी आंसर करें कि अखिल भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 312। अखिल भारतीय संविधान का प्रावधान भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 312 में किया गया है। ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवा और काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे 312 में अखिल भारतीय सेवा है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यानी कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो आप सभी लोग आंसर करेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। ऑप्शन 1 नंबर 31, नेक्स्ट है 32, नेक्स्ट है 33 और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग आंसर करें कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जिक्र किया गया है। तो आप सभी आंसर करें। आप सभी आंसर करें कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जिक्र किया गया है। तो सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन से भाग में है। तो ध्यान रखेंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 32 में किया गया है। यानी कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में। तो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का जिक्र किया गया है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। आप सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का जो है जिक्र कौन सा अनुच्छेद में है। ऑप्शन है 340, नेक्स्ट है 343, नेक्स्ट है 344 और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का जिक्र किया गया है। सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 340 यानी कि 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आर्टिकल 340 में किया गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपाधि का अंत है। कौन से अनुच्छेद में उपाधि के अंत है। कौन से अनुच्छेद में उपाधि के अंत है। आप सभी लोग आंसर करें। उपाधि के अंत कौन से अनुच्छेद में है। ऑप्शन है 1 नंबर 17, सेकेंड है 18, थर्ड है 19 और नेक्स्ट है 20।
तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपाधि का अंत का जिक्र किया गया है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपाधि के अंत है। तो ध्यान रखेंगे कि आपके भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 में उपाधि के अंत का जिक्र किया गया। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 18। ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, कि अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल में है। तो आप सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन है 17, सेकेंड है 18, नेक्स्ट है 19 और नेक्स्ट है 20। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है? आप सभी आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 यानी कि 17 नंबर आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है, छुआछूत का विरोध का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो ये सब महत्वपूर्ण आर्टिकल है, सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल है और आपको सारा आर्टिकल पीछे कराया जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का आर्टिकल सही हो रहा होगा और इसी प्रकार आप सभी जो है वो पीछे के अगर वीडियो रिकॉल करके आएंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन सही होगा। जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके वीडियो से ही हैं, इसलिए आप सभी पीछे की वीडियो रिकॉल करें। उसके बाद टेस्ट में आप देखें कि टेस्ट में आपका कितना अच्छा प्रदर्शन रहता है और आप जो है वो बेहतर करेंगे। आप इतना करते हैं तो देखिएगा आप एग्जाम में बेहतर करेंगे, एग्जाम को क्रैक करेंगे। इसलिए आप सभी जो है वो ध्यान से क्लास को फॉलो करें, समय से फॉलो करें। आपको जब भी फुर्सत मिले आप जो है वो सोशल मीडिया पर ऐसे ही फालतू के टाइम जया ना करें। आप सभी जो है वो यूट्यूब पर आकर आप जो है कुछ सीखें। आपके लिए मैं डेली कुछ नया से नया लेकर आता हूँ ताकि आपके लिए बेहतर हो और आप सीख सके और आने वाला समय में आप बेहतर कर सके। इसलिए आप सभी समय से जुड़े और अपने तैयारी को बेहतर बनाते चले। तो आज आपका पॉलिटी का लास्ट टेस्ट था। आप सभी का जो है पूरा पॉलिटी रिकॉल हो गया होगा, जो लोग ध्यान से पढ़े होंगे, और जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको जो है कोई फायदा नहीं हुआ होगा। इसलिए आप सभी क्लास करके ही जो है टेस्ट में आए ताकि आप टेस्ट में बेहतर कर सके। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर जो है अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख जो है वो 17 ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख है? ऑप्शन है 1 नंबर 25, नेक्स्ट है कि 25 क, नेक्स्ट है 26 और नेक्स्ट है 80। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत का महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है? तो आप सभी आंसर करेंगे। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है, जो कि भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है या कानूनी सलाहकार होता है? तो आप सभी इसका आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफ़ी आसान क्वेश्चन है आपके लिए। तो ध्यान रखेंगे कि भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 में किया गया है, यानी कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आर्टिकल 26 में भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री, क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। इसका उल्लेख भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में किया गया है? ऑप्शन 1 नंबर 25, नेक्स्ट है 25 को, नेक्स्ट है 26 और नेक्स्ट है 80। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जिक्र किया गया है? आप सभी आंसर करें। आप सभी लोग आंसर के भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है? तो आप सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जिक्र किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 क,
यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 75 क में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। सारा आर्टिकल आपको जो है, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है 395 में के अंदर, वो सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल को आप सभी को कराया गया है पीछे के क्लास में। आप सभी भी अगर आर्टिकल को किए होंगे, 10-10 आर्टिकल करके आपको कराए थे हम, तो आप सभी अगर ध्यान से फॉलो किए होंगे तो आपका पूरा आर्टिकल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है? तो राष्ट्रपति को पावर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय से, यानी कि जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं और ये राष्ट्रपति को ही शक्ति है। तो ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन है 143, नेक्स्ट है 148, नेक्स्ट है 164 के और नेक्स्ट है 165। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श यानी कि सलाह करने की राष्ट्रपति की शक्ति है? हाँ, ये सलाह मानना या न मानना राष्ट्रपति के विवेक पर डिपेंड करता है, लेकिन ये उच्चतम न्यायालय जो है या सुप्रीम कोर्ट सलाह देने से इनकार नहीं कर सकते हैं, सलाह देना पड़ेगा। तो ये राष्ट्रपति को जो है पावर है। तो ये कौन सा आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखेंगे इसका आर्टिकल हो जाएगा, इसका आर्टिकल होगा 143, यानी कि ए नंबर 143 में इसका उल्लेख किया गया है। तो 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से जो है वो राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर क्वेश्चन है आपका 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अनुच्छेद में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है? तो अभी हम लोग देखे थे कि 75 क में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा जो है वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आप सभी आंसर करें। कौन से अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? आप सभी आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? तो सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन है 143, नेक्स्ट है 148, नेक्स्ट है 164 के क और नेक्स्ट है 165। तो आप सभी आंसर करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है जो कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? तो सभी लोग आंसर करें। आप सभी लोग आंसर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखें इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 164 के क। 164 के क में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति के जो है जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जिक्र किया गया है? सभी लोग आंसर करेंगे। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का जिक्र कौन सा आर्टिकल में है? ऑप्शन है 143, नेक्स्ट है 148, नेक्स्ट है 164 के क और नेक्स्ट है 165। तो कौन से अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जिक्र किया गया है, यानी कि कैग का जिक्र किया गया है? तो आप सभी लोग इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। एक क्वेश्चन आपके लिए और है। 51 क्वेश्चन आज था, तो एक क्वेश्चन आपके लिए और है। तो आप सभी लोग जो है वो जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हैं सभी लोग अपना मार्क्स जो है वो कितना सही और कितना गलत है क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट में जाकर कमेंट करेंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सभी जो है वो कितना अभी ला रहे हैं और आपको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूर अपना नंबर शेयर करें कमेंट में, ताकि मैं देख सकूं और आपको आपके लिए जो है और बेहतर करने की कोशिश करूं, ताकि आप और बेहतर करें। तो ज़रूर अपना नंबर साझा करें, सभी लोग शेयर करें कमेंट बॉक्स में जाकर। और आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप सभी जितना अधिक हो अपने दोस्तों को लाएं और सभी लोग समय से जुड़े। आप सभी समय से जुड़े, सभी लोग समय से जुड़े। इसलिए सभी लोग जो है वो समय से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल कराएं और अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहें। और टेस्ट में आए तो आप पूरे दिन जो है वो कोशिश करें कि जो पीछे वाला वीडियो है उसे रिकॉल करके आएँ, क्योंकि टोटल शेड्यूल आपको पता है। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप मेहनत करें, आपके लिए मैं सारा कंटेंट खोज कर लाऊंगा ताकि आप बेहतर कर सकें। तो इसलिए आप जो है वो सिर्फ पढ़ेंगे तो आपका जो है वो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसका आर्टिकल हो जाएगा कैग जो है 148, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जिक्र जो है आर्टिकल 148 में किया गया है। तो ध्यान रखना है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपात का जिक्र किया गया है?
आप सभी आंसर करें कि कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का जिक्र किया गया है। सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन है 352, नेक्स्ट है 356 और नेक्स्ट है 360 और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का जिक्र किया गया है। ध्यान रखें, वित्तीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद में है। लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए पॉलिटी का, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन और आपका पॉलिटी टेस्ट का भी आज लास्ट क्वेश्चन। पूरा पॉलिटी समाप्त हुआ। आप सभी जो है ये उम्मीद करते हैं कि पूरा पॉलिटी रिकॉल हो गया होगा। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपात का जिक्र है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 360, यानी कि 360 में वित्तीय आपात का जिक्र किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो गया आपका सी नंबर। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 360 वित्तीय आपात, जो कि अभी तक देश में एक बार भी ये लागू नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना है, वित्तीय आपात जो है 360 में है, काफी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आप सभी जो है मेहनत करें और आगे बेहतर करने की कोशिश करें। आपके लिए मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाऊंगा ताकि आप एग्जाम में और बेहतर कर सके। तो आप सभी जुड़े रहें, सिर्फ समय से जुड़े और अपने दोस्तों को शामिल करें। और क्लास समाप्त हुआ, आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर जो है वो अपना मार्क्स यानी कि राइट और रॉन्ग जो है वो कमेंट करेंगे ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितना बेहतर किए हैं। तो आज का सेवा समाप्त हुआ, आप सभी जो है वो तैयारी करते रहें। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट।